नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं मुर्शिद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, आज का मुद्दा इंदौर नगर निगम को लेकर है। इंदौर नगर निगम परिषद के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद राजू भदौरिया जी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं विवेक सिन्हा। हम उनसे जानेंगे कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव के जो 4 साल थे उसमें उन्होंने शहर के लिए क्या क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां, और साथ ही जानेंगे कि विपक्ष उनके कामों से कितना संतुष्ट है। बहुत ही स्वागत है आप दोनों का। राजू भाई, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और मैंने आपको सदन में सुना भी है, देखा भी है, आप हमेशा कहीं ना कहीं सदन में इस बात को लेकर नाराज होते रहे कि सत्ता पक्ष आपके कहे अनुसार नहीं चल रहा। वैसे सत्ता पक्ष उसी के अनुसार चलता है जो सत्ता में होता है। फिर आपका क्या विरोध था? 4 साल हो गए, क्या लगता है आपको महापौर जी ने शहर को क्या क्या दिया? महापौर जी की बात करने जा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, महापौर जी वास्तव में ठीक हैं, अच्छे आदमी हैं, सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जो विज़न है एक थ्योरिकल है। उन्होंने ऑफिस में बैठ के अच्छे काम किए हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो नगर निगम है जी, यहाँ पर भौतिक ज़रूरतें हैं। यहाँ पर जब तक हम जनता ज़मीन पे नहीं जाएंगे, काम की समस्याओं से जनता से समझेंगे नहीं, जब तक जनता की समझेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तब तक हम निर्णय नहीं कर सकते। जैसे आज बात करने जाएं अमृत 2 जी, एक ऐसी योजना है जो हर आदमी भाजपा कांग्रेस से ऊपर जाती है। पानी की समस्या सबको होती है। बिल्कुल। पानी की समस्या में जो आज हम लेट हैं, 2022 में हमको 900 करोड़ रुपए समथिंग मिल चुके थे जी। आज 2026 चल रहा है। त्राही पिछले आपने देखा होगा पानी की स्थिति में इंदौर में हाहाकार मच गया। पानी की समस्या अगले चरण की तैयारी पूरी है। मुझे नहीं लगता कि ये 2030 तक भी इसको कंप्लीट कर पाएंगे जी, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं, कुछ सिस्टम है, कुछ प्राकृतिक नेचर है। जैसे आज हम अमृत 2 को आज पर बोल रहे हैं, लेकिन अमृत 2 को चालू करने में कम से कम 12 महीने तो हमारे 3 साल लगेंगे कम से कम करने में। 12 महीने तो हमारे बारिश के कारण रुक जाएंगे जी। आज में वो तो प्राकृतिक है, उसको कौन रोक सकता है। इस काम को करने के लिए एक मंशा बनाना पड़ती है जिसमें हो सकता है कि महापौर जी 4 साल कैबिनेट में महापौर जी ने सिर्फ पानी पर ही काम किया, सड़क पर काम नहीं किया, पुलों पर काम नहीं किया। इतनी सारी जो मास्टर प्लान की रोड मास्टर प्लान की जो सड़कें थी वो बनना शुरू हो गई हैं और स्वच्छता के अंदर हम लगातार नंबर 1। 4 साल बाद 4 साल कंप्लीट होने के तब जाके कहीं सुध आई है कि हमको मास्टर प्लान की रोडें बनाना है। तो इतनी देरी क्यों? आप पढ़े लिखे थे, बिल्कुल आप चाहते तो उसको सही। आप महापौर जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप महापौर जी के साथ रहे और जैसे जो बात राजू भाई ने की वो कहीं हद तक सच भी है कि एक ऑफिस में बैठ के राजनीति करना और एक जमीन पे राजनीति करना। पुष्पमित्र भार्गव जी जमीन पर के कार्यकर्ता या नेता नहीं रहे, उनको पार्टी ने टिकट दिया, इंदौर की जनता ने उन्हें चुना। आपकी नज़र में 4 साल में ऐसे क्या काम किए जो शहर हित में थे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पुष्पमित्र भार्गव जी के इतिहास में जानना पड़ेगा कि वो जमीन के नेता रहे कि नहीं रहे। छात्र राजनीति को छोड़कर उसके बाद उस पे संगठन छात्र राजनीति में अगर बात करें, राजनीति में रहने के दौरान उन्होंने जमीन पे काफ़ी काम किया। इंदौर के अंदर छात्र आंदोलनों से लेकर के आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 साल पूर्णकालिक रहने के बाद उन्होंने जो जमीन की व्यवस्थाएं देखी, वो अनुभव अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जहाँ जिस समय कोई नॉर्थ ईस्ट जाना नहीं चाहता था, उस समय वो नॉर्थ ईस्ट जा करके उन्होंने उन चीज़ों का अनुभव प्राप्त किया। वापस आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में काम किया, अनुराग ठाकुर जी के साथ काम किया, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ काम किया, फिर कहीं ना कहीं अधिवक्ता के क्षेत्र में काम किया, अधिवक्ताओं के लिए काम किया, एडवोकेट जनरल बन करके, एडिशनल एडवोकेट जनरल बन के उन्होंने इन समस्याओं को बहुत बारीकी से जाना। उसी का एक रीज़न रहा होगा कि आपने देखा कि जब वो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और कई समय से हुकुमचंद मिल का एक बड़ा मामला उनके सामने आता जा रहा था, तो उनके मन में उनके मजदूरों को लेकर एक बड़ी पीड़ा थी जब वो एडवोकेट थे जब से। तो महापौर बनने के बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, और मैं बोलता हूँ कि वो एक ऐसा ऐतिहासिक काम था जिसमें 4590 से ज़्यादा परिवारों को वो उनकी ऐसी आशाएं जो ऑलमोस्ट वो धूमिल हो चुकी थी, उसको जगाने का काम और उसको पूरा करके 450 करोड़ रुपए की देनदारी उपलब्ध कराने का जो काम किया, वो मुझे लगता है कि उनकी इस जीवन काल के राजनीतिक उपलब्धि में विवेक जी सबसे बड़ी उपलब्धि। सिर्फ हुकुमचंद मिल नहीं, उनके पास पूरा शहर है, शहर के प्रथम नागरिक हैं, सारी जिम्मेदारी महापौर की होती है। मेयर जैसा चाहते हैं वैसा शहर चलता है। शहर में स्वच्छता लाना है तो मेयर के ऊपर जिम्मेदारी है, शहर की सड़कें अच्छी होना है तो मेयर की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक सुधारना है तो मेयर की जिम्मेदारी है। अब 4 साल में इन दिशाओं में क्या काम किया? आपको मैं
बताता हूँ, जब हमें मतलब उनको महापौर की कुर्सी मिली, उस समय जब उन्होंने महापौर बने, तो सबसे पहले शहर की एक तो बड़ी बेसिक जिम्मेदारी ये थी कि शहर एक ऐसी दिशा में जा रहा था जो आने वाले 25-30 सालों के लिए शहर को तैयार करने की ज़रूरत थी। क्योंकि जो लास्ट ड्रेनेज पानी की जो लाइनें डली थी वो काफ़ी वर्ष हो चुके थे, उनको बदलने की, उनको रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि कई जगह जहाँ ड्रेनेज 6 इंच की पाइपलाइन डली हुई है, पर अब आबादी इतनी बढ़ गई कि 6 इंच की पाइपलाइन जाम होती जा रही थी। तो शहर में जो जल भराव की स्थिति कई जगह बनते हुए आपको नजर आती थी कि ड्रेनेज के बाहर ओवरफ्लो है, तो उस ड्रेनेज को 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की ड्रेनेज लाइनों को बदलने का काम किया। दूसरी चीज, आप पानी की स्थिति ये थी कि जब 2013 में जलूद से जो पानी आता था 450 MLD, वो व्यवस्थित वहीं तक अटका हुआ था, पर शहर बढ़ता चला गया, शहर के पानी की खपत बढ़ती चली गई, पर उसमें कुछ हुआ नहीं था काम। तो जब उसको वापस उन्होंने अपने हाथ में लिया तो नर्मदा जी का चौथा चरण पैदा हुआ। आप देख रहे होंगे सड़क जो है, सड़कें बड़ी चौड़ी होनी चाहिए थी, शहर बढ़ता चला जा रहा है। तब अगली योजना आई कि हमने मास्टर प्लान की सड़कों के अंदर जितनी बाधाएं थी उनको दूर किया, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करी। राजू भाई यही आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल बाद याद है, याद नहीं आया। इनकी प्रोसेस कब से शुरू करी ये डिपेंड करता है, कई बार कई चीजों को शुरू करने में समय आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, 1974 से मास्टर प्लान लागू है इंदौर शहर में, और 2008 का मास्टर प्लान, अभी तक के नया मास्टर प्लान नहीं आया, 2019 और अभी तक के मास्टर प्लान नहीं आया। तो ये तो 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी सड़कें जो आज बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जिन्होंने किया, आज 18 मास्टर प्लान की सड़कें बनना चालू हो चुकी हैं, और बची हुई 3-4 की जो बाधाएं हैं वो खत्म होते से ही मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में इससे अच्छा और क्या काम कर सकता है एक महापौर जी। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, काम करा बहुत लेट हो गए। जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। पहला कारण तो वो सीएम और कैबिनेट मिनिस्ट्री नगरीय प्रशासन मंत्री के बीच में एक घंटी बन गए जी, जिनकी लड़ाई के कारण वो जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। चुंगी क्षतिपूर्ति का जो पैसा इंदौर शहर को मिलना चाहिए उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। सबसे पहले फंड, पैसा होगा तो सब काम होगा, जब पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? दुनिया भर के तो टैक्स बढ़ा दिए नगर निगम ने, और हर बार अपन कर्जा लेके कोई काम कर रहे हैं जी। मेरा कहना है, फिर दूसरा भागीरथपुरा जैसे कांड में 38 लोग मर गए, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो क्या बोलते, कुआं धंस गया, उसके अंदर 36 लोग मर गए। तो और एक भेदभाव कि भागीरथपुर के मरे हुए लोगों को 2 लाख, नगर निगम कर्मचारी मिलता है उसको 30 लाख। तो ये दिखता है कि महापौर जी एक नगरीय प्रशासन मंत्री और सीएम साहब के बीच की जो भराव करना चाहिए भर नहीं पाए, और उसके कारण महापौर जी इंदौर शहर गर्त में चला गया। इस लड़ाई का नतीजा है कि इंदौर शहर गर्त में चला गया। और आपकी नजर में मेयर साहब अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की लड़ाई के अंदर बिल्कुल महापौर जी की इच्छा शक्ति थी, करना चाहते थे, लेकिन फंड ही नहीं होता, काम कैसे करेंगे? सीएम एक तरफ अपनी दुनिया चला रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन मंत्री अपनी तरफ से वो बोल रहे हैं मेरा, बोले मेरा। तो इस लड़ाई में इंदौर शहर का नुकसान हो गया। महापौर जी काम करना चाह रहे थे, लेकिन उनको निर्णय पाना था। जिस कानून के वो ज्ञाता हैं, तो उनको लगता नहीं कि भागीरथपुर के अंदर 36 लोग मर गए, उसके दोषी कौन? जी। कुआं धंस गया, उसके अंदर 36 लोग मर गए, उसके दोषी कौन? कैसे किसी के बस ने किसी को कुचल दिया, उसके लिए दोषी कौन? कैसे ट्रक वाले ने 8-10 लोगों को मार दिया, उसके लिए दोषी कौन? किसी निर्णय पे जिन नाला टेपिंग के अंदर जिन लोगों अधिकारियों ने, ये बात तो बहुत, मेरी बात तो हाँ जी, जिन अधिकारियों ने नाला टेपिंग के अंदर भ्रष्टाचार किया, उन अधिकारियों को कैसे बचाया जी? वो कैसे बच गए? दोषी क्यों नहीं ठहराया? जिम्मेदार कौन है? आप कानून के ज्ञाता और आप ही अगर इसका निर्णय नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी दिखती है। ये सारी चीजें जो हैं जो नहीं भुलाई जा सकती, आने वाले समय में 1 साल बाद चुनाव भी होंगे नगर निगम के, तो ये सारी चीजें फिर उभर कर आएंगी आपकी पार्टी के सामने। भागीरथपुरा हुआ, ट्रक कांड हुआ, नाला टेपिंग हुआ, ये सारे जो चीजें हैं, इसको विपक्ष आपका जो वर्तमान में जो कांग्रेस विपक्ष बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पर लाएगा और जनता के सामने रखेगा। तो मेयर साहब क्योंकि एक अधिवक्ता भी हैं और कानून के ज्ञाता हैं, तो उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये एक सही सवाल है कि विपक्ष। देखिए, एज ए महापौर उनकी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते उन्होंने तुरंत जांच अधिकारियों को जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी उनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हुई, और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी जिन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी थी वो तुरंत कार्रवाई करी है। अब क्योंकि भागीरथपुरा जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस समय जब हुई, और आप देखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि जिसमें जिन लोगों की लापरवाही थी उनको सजा मिली भी है, और अभी एक न्यायिक समिति उसकी जांच कर रही है। उस न्यायिक समिति के बीच में बोलना
अभी किसी के पावर में नहीं होता है जनरली। अब एक चीज़ और है कि जब भागीरथपुरा की जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटी, उसके बाद भागीरथपुरा में जो काम हुए, आप देखेंगे कि उस काम का एक भी नया टेंडर जारी नहीं किया गया है। ये वही दूरदर्शिता थी जो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के कारण अटकी हुई थी, और उन अधिकारियों पे उसकी गाज भी गिरी कि ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं करे, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अब जो ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, उसके पीछे मंशा किसी की ये थी कि यार ये काम क्यों नहीं हुआ, उसकी एक जांच समिति जांच कर ही रही है। पर हाँ, उस पे महापौर जी ने संज्ञान लेते हुए आप देखेंगे कि वो काम जो अभी लगातार भागीरथपुरा में चल रहे हैं, जो काम हुए हैं, वो ऑलरेडी उनकी मंशा में थे और वो ऑलरेडी धरातल पे उतरने की तैयारी में थे। जो डिले किया जिन लोगों ने, उनको उसकी सजा मिल चुकी है, और आने वाले समय में न्याय समिति भी उसकी कहीं ना कहीं कुछ जो फाइंडिंग्स, उनके फैक्ट और फाइंडिंग्स आएंगे, तो बचे हुए लोग भी जो उसमें दोषी करार होंगे, तो उस पर भी बाकायदा कार्रवाई होगी, और मुझे यकीन है कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। राजू भाई, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी और कैलाश जी के बीच नगर निगम को नुकसान हुआ, तो विपक्ष ने ये बात लेकर महापौर जी के समक्ष नहीं रखी कि आपका ये नुकसान हो रहा है, आप विपक्ष में हैं, तो हमारा ये शहर तो इंदौर आपका ही है। बिल्कुल हमारा इंदौर, और हमारी इच्छा, हमारी कई बार हमने कोशिश की कि महापौर साहब से बात हो। राजनीति अपनी जगह है, इंदौर हमारा है, जितना सत्ता पक्ष का उतना ही विपक्ष का है। हमारा काम है अच्छाई में भी बुराई ढूंढना, और उस चीज से महापौर जी को अवगत है कई बार। लेकिन महापौर अच्छाई की तो तारीफ होना चाहिए, अच्छाई बुराई बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें भी बुराई हमारा काम ही है। विपक्ष का मतलब ही हार करना। कोई मदमस्त है और कहीं चल रहा है, कहीं बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें गलतियां तो रहती है ना। उन गलतियों को बताना ही मेरी हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष एक आईना है जो आपको अच्छाई बुराई दोनों दिखाता है। उस बुराई के अंदर महापौर जी की ये जिम्मेदारी जो होनी थी, वो ये होनी थी कि महापौर साहब हर चीज से नॉलेजेबल हैं। उनने स्वागतपूर्ण काम किया कि हुकुमचंद मिल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लाया, जहाँ की हमारे विधायक और मंत्री जी दोनों बार बार हड़तालों को तोड़वा रहे थे, वहाँ महापौर जी ने मजदूर के लिए अच्छा काम किया। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी भूमिका थी कमलनाथ जी की, जिन्होंने उसको कमर्शियल विथ रेसिडेंशियल करा, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन से एक अच्छा काम हुआ। महापौर जी चाहते ना चुंगी छत्ती के पैसे को लेकर सीएम साहब को लेटर लिख सकते थे, या विपक्ष को सेटअप करते, बातचीत करते कि भैया क्या दिक्कत है जी, इंदौर अपना तो नहीं, हम सब मिलके चलाएंगे। आपको विपक्ष से बात करना थी कि उस पर एक जब भी मीटिंग हुई, विपक्ष से सामंजस्य नहीं था, सामंजस्य नहीं बना पाए, और उसके कारण विपक्ष को साथ में लेके काम करना है इंदौर में। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है, दोनों को ही, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी, कि क्या अधिकारियों का बोलबाला ज्यादा है नगर निगम में, और जनप्रतिनिधियों की वो वक़्त नहीं है, उनके कहे हुए काम नहीं होते हैं, और अधिकारी अपने हिसाब से नगर निगम को चला रहे हैं? बिल्कुल महापौर जी खुद एक्सेप्ट कर सके मेरी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कैलाश वर्गीय जैसे आदमी जो मंत्री इतने बड़े हैं वो बोल चुके अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे हैं, तो सीधे सीधे दिख रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पे बता दूं कि अभी जिस व्यवस्था के अंतर्गत नगर निगम और अपनी जो सरकारें काम करती है, उसमें कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है, दोनों अपने उनका अपना अपना रोल है। महापौर जी तक की बात है, नगर निगम परिषद की बात है, इनका काम है कि चीज़ों को क्या होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स हैं ये, पॉलिसी मेकर्स हैं, और पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं। अब उसमें अगर कोई लापरवाही होती है तो महापौर जी और उनकी पूरी टीम उनको लगातार उन पर टाइट भी करती है, और उस पर लगातार लगता है कि यार किसी की गलती है या कोई ज़्यादा ही नहीं सुन रहा है, तो वो उन्होंने स्पष्ट सभी के रूप में पत्रकारों के सामने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हाँ, जिसने नहीं सुना मेरी उनसे नहीं बनी। और क्योंकि हमें काम करवाना है, हम खुद काम करने नहीं जाते हैं, वी आर पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, राइट। तो पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स में तो ये लड़ाई हमेशा होती रहती है, और ये यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में हर जगह होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये आता है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहीं लापरवाही होती है, तो जो पॉलिसी मेकर्स का काम है उसको टाइट करना, तो वो लगातार हम कहीं ना कहीं करते ही जा रहे हैं। और महापौर जी ने भी लगातार इन विषयों पर लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर के, इससे नुकसान तो जनता का होता है ना, नुकसान जनता का होता है। देखिए, ये जो कार्यपालिका और व्यवस्था के बीच की जो हमेशा जो ये एक द्वंद्व चलता है, ये जनता का नुकसान थोड़ा होता है डिले होने के कारण। पर कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो अधिकारियों के नॉलेज में होती है, क्योंकि वो कई बार बहुत बारीकी से चीजों को, जैसे राजू जी ने जो मुद्दा उठाया भागीरथपुरा वाला, उसमें कितने अधिकारियों को सजा हुई? एक अधिवक्ता होने के नाते उनको क्या लगता है, इस तरह की जब मौतें होती हैं तो उसमें कौन सा प्रकरण दर्ज होता है? 304 होता है, 304 होता है, 302 होती है, कौन सा प्रकरण दर्ज होता है? ऐसे कितने अधिकारी हैं? ये सीधा प्रश्न है मेरा, यानी आपके माध्यम से महापौर जी से ये प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपको भागीरथपुरा के विषय पे बताया कि वहाँ एक न्यायिक जांच समिति बनी हुई है,
जिसके अंदर हाईकोर्ट के एक जज जो है उसमें जांच समिति का जांच कर रहे हैं। तो क्योंकि अब वो न्यायिक जांच समिति बन गई तो उसमें मेरा महापौर जी की टिप्पणी करने का अभी इसलिए भी सवाल नहीं उठता कि वो हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में और कोर्ट के जुरिडिक्शन में जांच समिति का काम चल रहा है। जैसे ही उस समिति की रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि उस समिति की फाइंडिंग्स जो भी होगी उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी, जो मैक्सिमम सजा हो सकती है, चाहे 304A हो, लापरवाही से किसी की लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु होने का केस दर्ज हो, तो न्यायिक फाइंडिंग कमेटी से अपने आप उनमें सारे धाराओं में अपने आप सजा बताएगी कि इन धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तो वो जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उस पर पूरी परिषद एक साथ खड़ी है और मुझे यकीन है कि विपक्ष भी उसमें साथ देगा, क्योंकि कई बार हमारी ये रहती कि मैं कई बार नगर निगमों के सम्मेलनों में भी रहा हूँ, अंदर मैंने देखा है कई बार ना विपक्ष सकारात्मक चीजों में भी ऐसी नकारात्मकता ढूंढ लाता है, तो कई ऐसे मुद्दे गौण हो जाते हैं कि जहां पे इनको साथ में खड़े होकर के करना चाहिए, जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। जैसे कई बार विपक्ष आरोप लगाने लगता है नए टैक्स लाए, नए टैक्स नहीं लाए, टैक्सेस तो कोई भी नहीं किया, हमने सिर्फ रेड जोन चेंज किए, और वो भी रेड जोन चेंज करना इसलिए भी जरूरी था। अब साकेत जैसा अपना जो शहर का एरिया है, अगर वो रेड जोन 3 में रहेगा या 2 में रहेगा, तो फिर रेड जोन 1 में रहने वाला शहर कहाँ रह गया विवेक जी? साकेत से आगे निकल गए लोग, वहां पर आपके 29 गांव और शामिल हुए। एक प्रीमियम जगह की बात बता रहा हूँ कि साकेत को लोग बोलते हैं कि यार बढ़िया प्रीमियम मंगलो वाला एरिया, प्रीमियम लोग रहते हैं, तो वो अगर रेड जोन 2 या रेड जोन 3 में है तो रेड जोन 1 में क्या होना चाहिए? तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इसमें सुधार करना जरूरी था, क्योंकि अगर ये इतना सुधार किया, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, 100 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति, 1000 करोड़ रुपए हमने संपत्ति करके और टैक्स वसूले हैं। टैक्स आप जनता से लो, जनता इससे डबल टैक्स, क्योंकि बिना पैसे के तो काम भी नहीं कर सकते ना। ये हमारे इंदौर शहर की जनता है जिसने इंदौर को स्वच्छता में नंबर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदौर की जनता से टैक्स लेना कोई बुरी बात नहीं, वो देने को तैयार है, लेकिन व्यवस्थाएं तो मिले। गंदा पानी पीना पड़ रहा है, आज की स्थिति है ये, आप उठा के देख लीजिए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? किसी को तो जिम्मेदारी पड़ेगी। जो स्वच्छता नंबर 1 पे चल रहे थे, आज आप उठा के देखिए क्या स्थिति है। आप फ्रंट में एक क्या बोलते हैं माइकल जैक्सन को देखा, जो ऊपर से बहुत स्मार्ट दिखता था लेकिन अंदर से सारे उसके किडनी न फलाना ढिमका सब फैलता जी। ऐसे ही इंदौर की हालत कर रखी है। पानी गंदा चल रहा है, आदमी सूर्य से पानी पीने में मजबूर है, ड्रेनेज की व्यवस्था अव्यवस्थाओं के रूप में बदली है, आपने नाला टेपिंग कर दिया, आप लोगों पे बर्डन डाल रहे हो कि घर घर नोटिस पहुंचा दिया आपने कि आपको पानी के लिए संरक्षण के लिए आपको पायल करानी है। आपने नाले सुखा दिए जिनसे सीवरेज के पानी से बिना बोले एक संरक्षण होता था पानी का। उन नालों में स्टॉप डैम बनाने की क्यों नहीं सोची? उन नालों के अंदर स्टॉप डैम बनाते 3-2 2.5 फीट के, जिससे पानी उसमें बहता रहता और बोरिंग जिंदा रहते। आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है, आपको किस टाइप से काम करना है, ये एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। महापौर जी की मेयर साहब ने आने वाले 25 साल को लेकर सारी चीजों को प्लान किया हुआ है। जब भी उनसे बात होती है तो बात यही होती है कि हम आगे के 25 साल देख रहे हैं, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, कोई नया महापौर आएगा, लेकिन उन योजनाओं को आगे ले जाएगा। तो आज में जीने का दौर है ये जी, आज का दौर है। शिक्षा आज का सड़क नहीं बन सकती, मुझे इससे नहीं बनेगी ना। इस जो ये जो सोच है ना आज के दौर की, इससे इसलिए ऑब्जेक्शन है कि भविष्य की चिंता कौन करेगा? भविष्य में इंदौर में जितनी बिजली लगनी है, जितना पानी लगना है, उसकी चिंता अगर हम आज नहीं करते, आज हम जलूद से नर्मदा जी का चौथा चरण नहीं लाते, फिर हम सोचते कि अगला महापौर लेके आएगा चौथा चरण, तो क्या करते हैं? सुनिए, आप 2029 में कितनी त्राही त्राही हो जाएगी पानी की, आप वो देख रहे हैं। अभी इसी समय पानी की जो किल्लत रही वो क्यों रही कि 2013 से लेकर अभी तक जितना पानी आ रहा है उतना ही आ रहा है, पर लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है। सही बात। तो हमें जब पानी डबल चाहिए तो नर्मदा जी का चौथा चरण भविष्य के लिए लाना पड़ेगा ना। सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि महापौर जी को सोचना पड़ेगा इंदौर को ओमेक सिटी, उसके आगे नया बाईपास इसीलिए तो चौथा चरण लाया जा रहा है, इसीलिए तो चौथा चरण ला रहा है। चौथा बसने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वहां तक आपने रोड नहीं बना और वहां कॉलोनी कट गई है। आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि इंदौर को हाईराइज बसाया जाए? इस पे प्लान क्यों नहीं करा? हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल क्यों नहीं लाया? धीरे धीरे इंदौर जो है आप जब कन्वेंस प्रॉब्लम जाती है, मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत आती है, कई ऐसी मल्टियां हैं जिनको अप्रूवल मिली है, कई ऐसी मल्टियां हैं जिनको 50% से ऊपर कई मल्टियों का विवेक जी आप तो इतना पढ़ते हैं सारी चीजें, जहां तक मेरी जानकारी है मास्टर प्लान के अंदर ये प्रावधान क्यों नहीं लाया जाता? जैसे मेट्रो सिटीज में, बॉम्बे में, दिल्ली में आपको 10,000 स्क्वायर फीट पर भी 20 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल तक की परमिशन मिलती है। हमारे यहाँ आज भी 10-12 मंजिल से ज्यादा परमिशन नहीं मिलती। तो
मेयर साहब ने इस तरफ कभी ध्यान दिया कि इसको शहर को ग्रो करना जाए, लोग फैले नहीं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रहे, कभी व्यवस्थित रहे? देखिए, आपने जो वर्टिकल ग्रोथ की बात करी, अब शहर वर्टिकल ग्रोथ की ओर बढ़ भी रहा है। आप देखेंगे सुपर कॉरिडोर जहाँ बड़े बड़े चौड़ी सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे करीब करीब 23 मालाओं की बिल्डिंगों की अप्रूवल मिलना चालू हो चुके हैं। कनाडिया रोड जैसी जगह जहाँ पे बड़ी चौड़ी रोडें बन रही है, वहाँ पे भी परमिशन देना चालू कर दी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब हाई राइज बनाने की बात करते हैं तो हाई राइज कमिटीज जो है उसमें कई उसकी सुरक्षा से संबंधित, उसकी फायर से संबंधित, आज हमें इंदौर में फायर को डेवलप करने के लिए इतनी आवश्यकता है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छी, हमने जर्मनी से कुछ मशीनों का ऑर्डर भी हुआ है कि जो हाई राइज को के अंदर फायर के का इक्विपमेंट्स काम कर सके। तो ये सब भविष्य को देखते ही हो रहा है। क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, सबसे पहले अगर इंदौर शहर को सुसज्जित और अच्छा बनाना है, वर्टिकल उसमें लाना है, उससे पहले हमको सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होगा तो अवैध कॉलोनियां कटना बंद हो जाएगी, जो हमारे इंदौर को सबसे ज्यादा दागदार धब्बा बना रखा है। नहीं, अब तो नहीं कट रही है अवैध कॉलोनियां, आज भी कट रही हैं और अभी भी कट रही हैं, उस पर कोई एक्शन ही नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 2004 से भाजपा की सरकार है, 2014 से ले इंदौर शहर से लेके परिषद से लेके, महापौर से लेके, सांसद से लेके, मध्य प्रदेश की सरकार से लेके देश की सरकार तक है। उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि करेंगे तो कमी किसकी है? सोच की। करके लड़ना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार नहीं सोची तो अपनों से भी लड़ना पड़ेगा। अपनों से नहीं लड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो हम सिर्फ सपना दिखा सकते हैं कि 2045 हम ऐसा करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। आपका कहने मतलब 4 साल में मेयर साहब ने सिर्फ सपने दिखाए? बिल्कुल सच बात है ये, कि वर्किंग कहाँ है बताइए ना आप। आज मास्टर प्लान अब बनाने की बात कर रहे हैं, 4 साल में क्या दिक्कत थी? आपने सीएम से विमुखता के साथ इंदौर शहर के हित में बात करना थी कि आपको पैसा चाहिए, हमारी चुंगी छत्ती का पैसा दीजिए, जिससे हमारे इंदौर शहर को पैसा मिले, जिससे मैं डेवलपमेंट कर सकूं, जिससे मैं जनता को जवाब दे सकूं। ना स्वच्छ पानी है, ना ड्रेनेज प्रॉब्लम है, गड्ढे गड्ढे सड़क हो रहे हैं। डामरीकरण का जो काम होता है, इन्हीं के टेंडर, डामरीकरण के टेंडर कब होते हैं? जब बारिश शुरू हो जाती है जी। आपकी प्लानिंग ही नहीं है। आप तो डे बाय डे देखिए ना, आपके छोटी सी बात हो, स्टम वाटर लाइन सफाई की 20 मई से 10 जून के बीच में पानी चालू हो जाता है, बारिश गिरने का समय होता है। आपके स्टम वाटर लाइन सफाई का टेंडर 19 जून को होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा आप कर क्या रहे हो। जब आप सवाल वही सुनिए तो सही, मेरी बात को, या तो कोई प्लान करके आपको सीजन वाइज वर्किंग करना पड़ेगी। टिकल नुकसान पहुंचाना चाहता है कि टेंडर ही टाइम पर नहीं होगी। ऐसा नहीं है, कई बार परिस्थितियां रहती है, टेक्निकल है, सड़कें कहाँ बन रही हैं, किन सड़कों के साथ में स्टॉर्म वाटर और ड्रेनेज को लाइन के लगाया जाएगा। तो कई बार सड़कों का काम अधूरा रहता है कि कई बार सड़कें बन रही हैं, पर उसके साथ में हम लोग स्टॉर्म वाटर और ड्रेनेज का भी हमने चालू कर दिया अभी, साथ में पानी, क्योंकि 3-4 टाइप की लाइनें डलती है हर सड़क के साथ। कई बार पुरानी योजनाओं में जिन सड़कों को बना दिया गया है, अब वहाँ पे स्टॉर्म की रिक्वायरमेंट अब समझ में आई, क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चेंजेस होते जा रहे हैं, काटूंगा तो कहीं ना कहीं बाद में चीजों को भी डेवलप किया जाता है, सड़कों को खोदा इसलिए जाता है। कई बार एक प्लान होता है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी भरी गर्मी के अंदर पौधारोपण तैयारी शुरू करवाते हैं। पौधारोपण का समय मई मार्च अप्रैल, तैयारी शुरू कराना और करना, वहां पे करना। अब जब बारिश शुरू हो रही, बारिश जब तक शुरू नहीं हो जाए तब आप पौधारोपण की बात करते हो। उसका साइंटिफिक रीजन है, देखिए उसमें ऑब्जेक्शन तो सही, आप बात को सुनिए। जब आप मिट्टी के अंदर जब तक 2-3 बार का पानी नहीं जाएगा, पिछले साल जनता पानी के लिए परेशान हो रही थी और आपकी पूरी टीम कहाँ लगी थी? पौधारोपण में। एक बच माँ के नाम, अरे सबकी इच्छा है कि माँ के नाम पेड़ लगाए, आप गलियों में लगवाइए ना। पर्टिकुलर पहाड़ पे सजा रहे हैं, ठीक है, वहां भी सजे, लेकिन इंदौर शहर के अंदर ही बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे पेड़ लग सकते हैं। आपने क्यों जन भागीदारी नहीं ली? क्यों विपक्ष को साथ में नहीं साधा? इस बार भी आपने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। क्या एक मंत्री जी कहने से इंदौर शहर चलेगा? आप इंदौर के मुखिया हैं, महापौर हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि विपक्ष को साथ में ले, और विपक्ष के साथ में लेके पूरा वृक्षारोपण कराएं। हर जगह जरूरी थोड़ी कि राजनीति करेंगे। देखिए, मेरी जानकारी में था, पिछली बार भी जब एक पेड़ माँ के नाम का अभियान हुआ था तो कांग्रेस को बाकायदा इनविटेशन माननीय कैलाश जी देकर के आए थे और महापौर जी ने भी दिया था। वो 12,51,000। इस बार क्या हुआ? नहीं बुलाया? नहीं, अभी तो अभियान चालू किया है। कहाँ? आपके सारे कार्यक्रम हो गए, सब कुछ हो गया। अभी तो 21 लाख पौधे लगाना, अभी तो 4-5 लाख ही पौधे लगे हैं। अभी मेरी बात सुनिए, शुरुआत किसी भी चीज की शुरुआत जब हो पाती है, जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो विपक्ष को साथ में, आप उसको ईगो हट करने के बाद या उसके मान सम्मान को खत्म करने के बाद शहर के काम में क्यों ईगो रखना? मुझे यही है, विपक्ष से मेरा यही निवेदन है कि आप शहर के काम में ईगो को साइड रखें और शहर हित में आप साथ में आए ना। शहर नहीं, आप सम्मान के साथ बुलाएंगे, जब समय उसमें बुलाइए ना, बाद में क्या हम लोग सम्मान के साथ बुलाया, कोई नहीं आया, नहीं बुलाया, बड़ा अभियान चलाया था। इस बार क्यों नहीं बुलाया?
पिछले साल भी लगाया बुलाया था हमने, इस बार क्या दिक्कत हुई? हमें लगा कि आपको भैया आपको लगता नहीं है कि इस बार बुलाना था हमको बुलाइए और ताकत से काम करना नहीं चाहते इसलिए जी नहीं करना चाहते और अच्छे से करते और हर बार लगाने के लिए किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आपकी सरकार में है, नगर निगम में विपक्ष में है, तो आप और मंत्री जी की पता है कहाँ हो रही है, सोच में ही नहीं है कि कौन सा काम कब करना है जी। काम करने का समय होता है। आखिरी सवाल आपकी नजर में महापौर पुष्पमित्र भार्गव और उनकी परिषद के 4 साल कैसे रहे, विपक्ष की उसमें क्या भूमिका रही और सत्ता पक्ष ने क्या दिया शहर? देखिए, सत्ता पक्ष ने आने वाले 20-25 सालों का रोड मैप तैयार कर दिया है कि अब इस दिशा में, जिस दिशा में हम लोगों ने कामों को आगे बढ़ाया है, 23 मास्टर प्लान की सड़कें जब बन के तैयार हो जाएंगी तो शहर के आने वाले समय में लोगों को एक अलग सुविधा मिलेगी यातायात की। हमने 35 से ज़्यादा लेफ्ट टर्न तैयार किए हैं जो जिसके कारण जो यातायात में बाधक थे वो चीज़ों को हमने सुधारा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शहर के अंदर आप आंख बंद करके सोचिए कि आपको शहर से कहीं बाहर जाना है, हर तरफ आपको कहीं ना कहीं 1-2 ब्रिज, ओवरब्रिज बनते नजर आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आवागमन की जो सुविधा होगी वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। आप नर्मदा जी का चौथा चरण देखिए जिसमें आने वाले 15 सालों के लिए आपको पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए जलूद में जो हमने सोलर प्लांट बनाया जिसके अंदर हमने सरकार से पैसा भी नहीं लिया, हमने पब्लिक बॉन्ड इशू किया, वो एक आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम था। आप उससे देखिए कि आने वाले समय में हम 5 करोड़ रुपये महीना अभी से बचाना चालू कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमने ड्रेनेज की कितनी लाइनें बदल दी। इसके अलावा आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है शहर में। आप अगर मैं नगर निगम के बाहर की भी बात करूं तो मेट्रो का कॉरिडोर जिस हिसाब से काम कर रहा है वो आने वाले भविष्य के अंदर एक बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक साधन बन के उभरेगा। आप देखिएगा कि जो LIG से कॉरिडोर बनने की तैयारी चल रही है, इस कॉरिडोर के अंदर जब आप देखेंगे कि ये कॉरिडोर शहर के यातायात को कितना सुगम करेगा, तो ऐसे कई नवाचार और ऐसे कई काम किए। आप देखिएगा योग शेड के नाम से आप देखिए सारे वार्डों में योगा के लिए काम चालू हो गया है, एक हेल्थ के लिए एक अवेयरनेस का है, एक आप देखेंगे कई गार्डनों में 4 साल में ढेर सारे काम किए। विपक्ष क्या सोचता है 4 साल में क्या काम करे और आप कितने संतुष्ट हैं? हम लोग तो हकीकत बताए ना कि काम करने की योजना जो शुरुआत में होना चाहिए थी, आज तक तो जो काम ये गिना रहे हैं वो कंप्लीट हो जाने थे, ये हो गए, अभी तक बहुत लेट है ये और मुझे नहीं लगता कि ये काम 2029-30 तक हो पाएंगे जी। 200% हमारा भी अनुभव है, हम जमीन पे काम करते हैं। जितने एलिवेटेड ब्रिज बता रहे हैं ये मान लीजिए 2 से 3 साल अभी कंप्लीट नहीं होना है। अमृत 2 2029 के पहले नहीं आना है। जनता को पानी नहीं मिलना है। जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम चल रही है वो एज इट इज है। रोडों के गड्ढे जहां ये बनाने की बात कर रहे हैं विकास की, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में, ये नहीं कर सकते। ये जो बोलेंगे हम उसको मानने तैयार हैं। अगर ये कहते हैं कि हम इस चीज विकास बांध की रोडों को कंप्लीट कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज की शुरुआत इनने पूरे आपसी लड़ाई झगड़े में खत्म कर दी जी। ये टोटल मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी को बीच में घुमा के घंटी बना के रख दिया। उसका नतीजा है कि इंदौर शहर की जनता उसको भुगत रही है। उसके दुष्परिणाम है कि आज इंदौर शहर गंदा पानी पीने में मजबूर है। बारिश आती तो गड्ढे गड्ढे होने पर हो जाते हैं जहां जहां पानी भर जाता है। इसके लिए एक बहुत, मैं फिर कह रहा हूं ना, विपक्ष को साथ में लेके चलना था। आपकी सोच नहीं है विपक्ष को साथ में लेने की, उस मानसिकता को बनाना पड़ता है। इंदौर शहर का महापौर बनने के बाद उसकी सोच में भाजपा कांग्रेस से ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन महापौर जी की सोच में कहीं ना कहीं ये कमी बची है कि वो विपक्ष को साथ में लेना ही नहीं चाहते हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं जिसके कारण महापौर जी की शायद ये विचारधारा जिस वर्किंग कर रहा है उस वर्किंग के अंदर दिक्कत हो सकती है। हकीकत में और अच्छे इससे ज़्यादा काम हो सकते थे। विपक्ष को भरोसे, विपक्ष आंदोलन करता है, कई बार ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है कि सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष को साथ में लेकर आंदोलन कराए जाते हैं जिससे हमारे इंदौर शहर के हित में काम हो सके, फंडिंग आ सके। लेकिन ऐसी कोई भूमिका दिखी नहीं। आपकी नजर में क्या पुष्पमित्र भार्गव पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं, नो, बिल्कुल वो एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट अच्छे आदमी, उनको मजिस्ट्रेट बनना चाहिए, उनको जज बनना चाहिए। शायद मेरे साथ से गलत दिशा में आ गए। उनके लिए क्या न्यायपालिका में बहुत अच्छे सशक्त मजबूत आदमी है, लेकिन इंदौर शहर के महापौर के हिसाब से ठीक नहीं है। उनको जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो काम नहीं कर पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे चर्चा कर रहे थे राजू भदौरिया और विवेक सिन्हा जी, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। सिन्हा जी ने बताया कि किस तरह से महापौर उनकी परिषद ने 4 साल में काम किया है। निश्चित रूप से नज़र भी आता है, कुछ किया हुआ नज़र भी आता है और कुछ लग रहा है कि जो पूरा हो जाएगा। वहीं विपक्ष का दावा है कि महापौर जी को एक अच्छा जज बनाया जा सकता है, वो पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।